स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, बहुत दिन से इंतज़ार करने के बाद आज फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन किया जाना है उसका विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये विज्ञापन जो है वो इसमें हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है कि किस तरह का पैटर्न होगा, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, फॉर्म कैसे भरना है, कितने तरह के जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको फॉर्म ऑनलाइन करते समय जो है वो अनिवार्य होंगे। यानी कि बहुत ही सरलता के साथ जो है वो विज्ञापन को जारी किया गया है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम एक एक बिंदु को बहुत ही सहजता के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है प्रेषक हैं परीक्षा नियंत्रण विधि विविध में है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और यह निदेशक माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने भेजा है। कहता है विषय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रारूप एवं आवेदन पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में। यानी कि किस तरह के फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा उसका भी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदन प्रारूप, है ना। उसके बाद कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए विषयांकित मार्गदर्शिका की कंडिका 12(1) के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रारूप एवं परीक्षा आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि द्वारा संलग्न है। यानी ये इनका जो लेटर वो दिया हुआ है। अब आइए यहाँ पे हम विज्ञप्ति पे आते हैं। कहता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय शिक्षकों परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी क्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। यानी कि जिस दिन से आप विद्यालय योगदान करेंगे उस दिन से आपका जो है वो संवर्ग जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि ये नियोजन इकाई के जो झंझट है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तत्संबंधी शिक्षा विभाग अधिसूचना ज्ञापांक 11 नियमावली 1/2/2023 अंश 2 135 दिनांक 15/1/2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देश एवं विभागीय पत्रांक 9 BV इतना। यानी कि ये पूरा इसका ये है। अब कहता है संरचना सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुवैकल्पीय होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी कि गलत उत्तर के लिए किसी भी तरह का कटौती नहीं किए जाएंगे। कहता है परीक्षा के विषय राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय इसका इनका विवरण निम्नवत है। कहता है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड। कहता है शिक्षकों के विषय भाषा एवं सामान्य विषय, विषय कोड 301, भाषा एवं सामान्य विषय 301। अब कहता है मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से 8 शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड, हिंदी के लिए 401, बांग्ला के लिए 402, यानी कि इस तरह के जो है वो उर्दू के लिए 409, है ना। यहाँ तक जो है वो संगीत के लिए 413। ये 6 to 8 के लिए है। और ये है 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड जो है वो सिर्फ 301 भरेंगे। तो इसमें भाषा एवं सामान्य यानी कि उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली जितने भी तरह के शिक्षक होंगे वो सिर्फ 301 भरेंगे। इससे अलग अलग जो उनके जो प्रश्न पत्र होंगे उसी से आपके पास जो है वो प्रश्न आना शुरू हो जाएगा। कहता है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। यानी कि प्राथमिक विद्यालय के जितने भी शिक्षक होंगे उनको भाषा के अंतर्गत या तो आप अंग्रेजी दें
एवं हिंदी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। यानी कि भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं, यानी कि अंग्रेजी जो होगा वो अनिवार्य होगा, एवं हिंदी अथवा उर्दू बांग्ला में से किसी एक, कोई हिंदी लेंगे, कोई उर्दू लेंगे, कोई बांग्ला लेंगे। यानी कि उर्दू, हिंदी, बांग्ला ये अलग अलग हो सकता है सभी शिक्षक के लिए, लेकिन जो इंग्लिश होगा वो सभी के लिए होगा, यानी कि इंग्लिश जो है वो अनिवार्य होगा। उसके बाद कहता है माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9-10 के शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड, हिंदी के लिए 101, उर्दू के लिए 102, बांग्ला के लिए 103, यानी कि इस तरह से है। फिर यहाँ फारसी के लिए 107, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, 3 है, 4 में मैथिली है, यहाँ तक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के लिए है, पूरा जो है कोड दिया हुआ है, इस तरह से कोड है। अब कहता है पाठ्यक्रम, कहता है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE1 और TRE2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी जो BPSC TRE1 और TRE2 में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उस तरह के ही प्रश्न जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है वो पैटर्न जो होगा उसी तरह का होगा। उसके बाद कहता है प्रश्न पैटर्न, प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा। अब इसमें आइए देखते हैं। कहता है सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होंगे। कहता है अध्यापक की श्रेणी, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का वितरण और प्रश्नों की संख्या। कहता है अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए अध्यापक के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग जो है वो भाषा है, भाषा से 30 प्रश्न। भाग 2 जो है वो सामान्य अध्ययन है, उससे 40 प्रश्न आएंगे। और भाग 3 जो है वो सामान्य विषय, यानी कि जो आप पाठ्यक्रम विद्यालयों में पढ़ाते हैं उससे जो है वो 80 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। यानी 8, 4, 12 और 3, 15, यानी कि 150 प्रश्न जो है वो यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख लें ये पूरा ये भाग, यानी कि 30, 40 और 80। उसके बाद कहता है कक्षा 6 से 8 के लिए, यानी कि इनके लिए भी जो है वो 185 प्रश्न होंगे और इनके भी प्रश्नों का जो बंटवारा है वो 3 भागों में किया गया है। भाग 1 में है जो भाषा 30 प्रश्न के होंगे, समान अध्ययन 40 प्रश्न होंगे और भाग 3 संबंधित विषय, यानी जिस विषय से उनकी बहाली होगी उससे उनसे 80 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। कक्षा 9 एवं 10 के लिए भी सेम रहने वाला है वैसे ही। उसके बाद है आहर्ता। स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा की शुल्क जो होगी वो सभी कोटि के लिए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 1100 रुपये दे होगा। यानी कि 1100 रुपये, यानी कि इसमें SC, ST, जनरल, OBC, BC जितने भी कैटेगरी होंगे सबको समान शुल्क की अदायगी करनी होगी, यानी कि 1100 रुपये देना होगा। उसके बाद कहता है परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं इसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी। यानी कि 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का पूरा जो होगा वो होगा परीक्षा की अवधि होगी और जिसमें 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 1 अंक के होंगे, किसी भी तरह का गलत उत्तर पे कोई अंक की कटौती नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके अगले उत्तीर्णांक, यानी कि पासिंग क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा। कहता है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। सामान्य के लिए 40% अंक जो है वो अनिवार्य किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 34% अंक जो है वो अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए 32% अंक, दिव्यांग यानी कि जो डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए 32% अंक लाने हैं और महिला जो होंगे कैंडिडेट उनके लिए 32% अंक जो है वो लाने होंगे। अब कहता है प्रमाण पत्र, है ना, ये जो है आप इसको ध्यान में रख लें इसी के हिसाब से। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के होंगे यानी कि उनको 60 अंक जो है वो लाना होगा। उसके बाद है प्रमाण पत्र।
सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी जितने भी परीक्षार्थी, जितने भी अभ्यर्थी शामिल होंगे और वो जब उत्तीर्ण हो जाएंगे तो उन्हें एक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो है वो निर्गत किया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। परीक्षा फार्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको किन किन जिलों में जाना है, ये 3 जिलों का जो है वो आपको अनिवार्यता रहेगी। कि यानी कि मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट हो, पहला प्रायोरिटी रखते हैं गया, दूसरा रखते हैं मान लिया कि पटना, और तीसरा रखते हैं मान लिया कि नवादा। तो ये 3 जिला कम से कम, पूरे 38 जिले में आपको 3 जिला कम से कम देना होगा। शिक्षक अभ्यर्थी भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। यानी कि 15% का जो फिक्सेशन हुआ था उसमें जो डीपीओ का जिस तरह से डिजिटल साइन हुआ था, उसी तरह से जब आप फॉर्म को अपने स्तर से सबमिट कर देंगे तो ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन पे चला जाएगा, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है वो अपने लॉगिन के माध्यम से, यानी जितने भी शिक्षक का वेतन भुगतान होता है वो वेतन रिकॉर्ड से मिला करके और वहाँ पे उनका डिजिटल साइन होने के बाद ये फाइनल सबमिशन के लिए चला जाएगा। यहाँ पर कहता है सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है। परीक्षा फार्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता, पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत ही सबमिट किया जाएगा। परीक्षा देने के पश्चात मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। यानी कहता है कि आप किसी भी कीमत पर जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा वो परीक्षा पास होने के बाद भी आपको उसे सुरक्षित संभाल कर भविष्य में रखना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपकी जो परीक्षा का उत्तीर्णता है उसको रद्द समझा जाएगा, ना समझा जाएगा, और आपको फिर से जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। सक्षमता परीक्षा फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। जिसके लिए फरवरी के तृतीय सप्ताह में प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि अपरिहार्य कारणवश इन तिथियों में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र को शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड, नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र का प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा, यानी कि फॉरवर्डिंग किया जाएगा। यानी कि जब एडमिट कार्ड जब जारी कर दिया जाएगा तो वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है वो वेतन विपत्र से मिलान करके ही उनको फाइनल रूप से जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। कहता है वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। यह प्रैक्टिस नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे तक की जा सकती है। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय, शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं हो सके। यानी कि कुछ ऐसे भी शिक्षक होंगे जिनके द्वारा किसी भी तरह का विभागीय या न्यायालय जो है वो केस दर्ज हो, उस स्थिति में ये कार्यक्रम पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि
ये आपको सुनिश्चित करना हो कि किसी भी कीमत पर ऐसे शिक्षकों का फॉर्म जो है वो नहीं अप्लाई होना चाहिए। यह सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकाय द्वारा विविध चयनोपरांत नियोजित व कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इसे इतर कोई भी शिक्षक व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं है। यानी कि जितने भी कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं वही इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावा किसी भी सामान्य जो अभ्यर्थी होंगे वो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे एवं वर्तमान में नियोजन मुक्त सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं। शिक्षकों द्वारा अपने जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने मात्र से परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता की संपुष्टि नहीं की जाएगी। परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन व प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात शिक्षक के सेवा काल में यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था तो उसका अभ्यर्थित्व परीक्षा फल एवं प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा। निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ जिस इच्छुक अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से समिति को प्राप्त नहीं होगा उसका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। यानी कि जितने भी जो टाइम ड्यूरेशन है उनमें आपको जितने भी तरह की गतिविधियां हैं परीक्षा फॉर्म भरने से शुल्क जमा करने से लेकर के सभी को कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। अब कहता है नॉर्मलाइजेशन, कहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं इसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों या तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसीलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थियों को जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थी की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक के आधार पर कंडिका संख्या 9 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर यानी कि सही प्रश्नों के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर। यानी कि आप मान लिया कि 70 नंबर लाते हैं और नॉर्मलाइज के बाद आपका 55 नंबर बचता है तो वही आपका फाइनल स्कोर होगा, ना कि 70 नंबर वाला, है ना। उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 61 है तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत उनका नॉर्मल स्कोर 59.10 आता हो तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 40% 60 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यानी कि नॉर्मलाइज करने के बाद भी आपको 60 नंबर लाना है। यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यानी कि ये पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्व रखने वाली है। यानी कि कहता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अगर आप सही उत्तर के से अधिक अगर आप गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो इसमें जो है वो नॉर्मलाइजेशन का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं इधर उधर घसक सकती है, जिससे आपको परेशानी हो सकता है। यानी कि आपका जो फाइनल स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद उसमें कमी आने की संभावना बनी रहती है। यानी कि साफ कहना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग ना हो करके भी आपको इससे बचना है। उसके बाद कहता है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि। कहता है उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल यथा कंडिका 6 के अनुरूप निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 1/2/2024 से दिनांक 15/2/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट http://www.bsebsakshamta.com पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर सक्षमता एग्जामिनेशन 2024 का लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
कहता है आवेदन भरने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद हो। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। यानी कि जितने भी पत्राचार जो किए जाएंगे वो आपके इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो है वो विभाग के द्वारा यानी कि बोर्ड के द्वारा आपको भेजे जाएंगे। उसके बाद कहता है परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। उपर्युक्त वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण जो है वो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका पूरा पार्टिकुलर डिटेल भरना है, विवरण भरना है। उसके बाद जो है वो भुगतान करना है, यानी कि पहला पंजीकरण, उसके बाद फॉर्म भरना, उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया करना है। कहते हैं पंजीकरण प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करें। तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने के पश्चात आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। यूज़र आईडी आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर रहेगा जिसका उपयोग कर लॉगिन कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म भरना आवेदक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करने पर अपने आवेदन पत्र पर का पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, कुछ बॉक्स जो हैं वो पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे। कहता है परीक्षा शुल्क का भुगतान करना। आवेदन पत्र भरने के उपरांत मेक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तत्पश्चात सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में किसी एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क भुगतान स्वीकार नहीं होगा। यानी आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या फिर यूपीआई यानी कि गूगल पे, फोन पे से भी आप परीक्षा का शुल्क का भुगतान जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद कहता है अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 100 KB तक एवं आयाम 350 यानी कि डायमेंशन जो होगा 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं है। प्रमाण पत्र को अपलोड करना। अब देखिए कि कितने तरह के प्रमाण पत्र जो है वो आपको अपलोड करना है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड, डीएलएड, बीलिब, अन्य प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र है ना। देखिए यहाँ आरक्षण वाले जितने भी होंगे कैंडिडेट उनके लिए जो है वो जाति प्रमाण पत्र जो है वो अनिवार्य है। यहाँ देखिए ये जाति प्रमाण पत्र जो है वो अनिवार्य है ना। उसके बाद कहता है आधार कार्ड, उसके बाद टेट, सीटेट, एस्टेट, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी कि विकलांगता का प्रमाण पत्र भी आपको देना है। फिर उसके बाद कहता है अभ्यर्थी आवेदक पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव करें। अभ्यर्थी अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें एवं इनकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूज़र आईडी एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजेंगे। उसके बाद कहता है ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। कहता है घोषणा पत्र एवं आवेदक पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। यानी हस्ताक्षर में कैपिटल लेटर नहीं, यानी कि आप स्मॉल लेटर जो है वो कर्सिव लेटर में आप हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि किसी तरह की आगतन सूचनाओं के लिए समिति की वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोटे मोटे में लिखा हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरण को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। एक बार ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरण को सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर का त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे एवं तथा उनका अभ्यर्थित्व किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत इस सक्षमता परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। अतः अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरेंगे। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा करने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। परीक्षा आवेदन पत्र में विवरणों को शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने किसी भी विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरण के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। आवेदकों की सुविधा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रथमतः आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें तथा उन्हें वांछित विवरणों को पहले भली भांति कलम पेन से भर लें तथा उनके उपरांत इन विवरणों को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि करें। यह कार्य मात्र आवेदक के पोर्टल पर विवरणों की ऑनलाइन शुद्ध प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए किया जाना है। अतएव डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र को भौतिक रूप से न तो समिति कार्यालय को भेजें और न ही आवश्यक है कि स्वीकार किया जाएगा। यानी ये कहने का इसका ये मतलब हुआ कि आप जब फॉर्म भरते हैं, जिस वक्त देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कहता है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने से पहले एक ब्लैंक फॉर्मेट जो होगा वो आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके और उसी में जो है वो अपनी सारी जो डिटेल्स है वो सही भर लें और उसी को देख करके फॉर्म को ऑनलाइन भरें। कहता है वैसे इच्छुक आवेदक जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र साइबर कैफे के माध्यम से भर रहे हैं, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे स्वयं साइबर कैफे में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर विवरणों की जा रही सही प्रविष्टि का सतर्कतापूर्वक अवलोकन करते रहेंगे तथा यह आश्वस्त होकर कि सभी विवरण सही एवं त्रुटि रहित भरे गए हैं, वे अपने आवेदन को सबमिट करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन पर क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने विवरण आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। सबमिट किए जाने के पश्चात त्रुटि के निराकरण से संबंधित कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। यानी एक बार आप गलती कर देंगे तो ये सारी जवाबदेही आपकी होगी और ना ही आप कहीं पर जो है वो उसका दावा कर सकते हैं कि हमारा जो आवेदन था उसमें कोई त्रुटि आप इसे सुधार किया, यानी बोर्ड इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी। कहता है कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन
पत्र भरते समय ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक द्वारा पोर्टल पर त्रुटिवश ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी तथा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के द्वारा ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी अंकित कर दिया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। आवेदक के द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही उनका परीक्षा परिणाम तैयार होगा तथा उक्त के आधार पर ही जिला आवंटन का निर्धारण किया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण आरक्षण श्रेणी अंकित किए जाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम एवं रिजल्ट आवंटन प्रभावित हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। अतः आवेदक आरक्षण श्रेणी अंकित करने में पर्याप्त सतर्कता बरतेंगे। अब देखिए, कहता है निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने वाले आवेदकों का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। यानी जो इनका प्रोग्राम है उसके अंदर में आपको सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सबमिशन और जो है वो क्या बोलते हैं पेमेंट, वो आपको कर लेना है समय रहते। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। जो आप भरेंगे उससे संबंधित ही प्रवेश पत्र जो है वो निर्गत किए जाएंगे। कहता है इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर इतना पर संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्प डेस्क ईमेल आईडी sakshamtaPariksha@gmail.com पर भी भेजी जा सकती है। विज्ञप्ति में किसी भी बिंदु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय आदेश मान्य होगा। यानी ये था पूरा जो है वो विवरण फॉर्म भरने से। अब देखिए यहाँ पर नीचे है कैसा रहेगा फॉर्मेट, ये देखिए कहता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑफ लोकल बॉडीज टेस्ट CTT 2024। इसका नाम हो गया CTT 2024। डू नॉट सेंड द प्रिंटेड और हैंड फिल्ड फॉर्म, यानी कि इसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये आप एक बार अपने से भर लें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ऑनलाइन फॉर्म भरने में ना हो। यहाँ पर एक कलर फोटोग्राफ सटेगा और नीचे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। कहता है नेम ऑफ द करेंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जिस जिला के आप होंगे यहाँ लिख देंगे गया। टाइप ऑफ टीचर स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत। देखिए कहता है टिक द रिलेवेंट टीचर 1 से 5, टीचर 6 to 8, यानी कि 1 से 5 है तो आप 1 से 5 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। 1 से 5 जो 6 से 8 होंगे वो 6 to 8 के लिए क्लिक करेंगे यहाँ, है ना। अगर कोई 6 to 8 के लिए होंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे, कोई लाइब्रेरियन के होंगे 9 to 10 तो यहाँ भरेंगे। यानी इस तरह से आपको टिक आउट करना है। उसके बाद कहता है टाइप ऑफ नियोजन यूनिट जिला परिषद, प्रखंड, पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। यानी कोई जो होंगे वो जिला परिषद के होंगे तो इसमें क्लिक करेंगे, कोई नगर निगम के होंगे तो यहाँ करेंगे, कोई नगर परिषद के होंगे तो यहाँ करेंगे। यानी कि जो जहाँ के होंगे उस पर वो क्लिक करेंगे। मान लिया कि हम नगर परिषद के हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे इसको, है ना। इस तरह से कहता है फिर नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करंट पोस्टिंग। आप मान लिया कि नगर परिषद से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं, पंचायत से आते हैं, प्रखंड से आते हैं, तो उस प्रखंड यानी कि करंट नियोजन इकाई का यहाँ पे नाम डालना है। स्कूल नेम ऑफ करंट पोस्टिंग, आप जिस स्कूल में अभी वर्तमान में पोस्टिंग है वो यहाँ भरेंगे। स्कूल डाइस कोड ऑफ करंट पोस्टिंग, आपके स्कूल का डाइस कोड यहाँ भरना है। नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, यानी कि पहली पोस्टिंग आपकी जो हुई थी जहाँ वो भरना है। स्कूल नेम ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, जिस स्कूल में आपका पहला पदस्थापन हुआ था उसको यहाँ भरना है। उसके बाद कहता है स्कूल डाइस कोड ऑफ करंट पोस्टिंग, नेम ऑफ नियोजन इकाई ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, स्कूल नेम ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग। कहता है स्कूल डाइस कोड ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, है ना। अब नियोजन लेटर नंबर, यानी कि जो आपको नियुक्ति पत्र दिया गया था उसको कहना है नियोजन लेटर नंबर। लेटर नंबर मान लिया कि 100 है आपका तो आप यहाँ पे 100 लिखेंगे और डेट जो होगा वो आप डेट लिख देंगे यहाँ पे जो भी डेट होगा। टीचर्स का नेम आपका यहाँ पे नेम लिखना है। टीचर्स आईडी, ई शिक्षा कोष पे जो है आईडी वो लिखना है और मदर्स नेम यहाँ लिखना है और फादर्स नेम यहाँ लिखना है। इस तरह से आप भरेंगे। उसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप डेट, मंथ और ईयर को आप यहाँ भरेंगे। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट जनरल, SC, ST, EWS, EBC, BC, है ना। इस तरह से जो होंगे उस पर क्लिक करेंगे। जेंडर मेल फीमेल, जो होंगे मेल होंगे तो मेल पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद कहता है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि आप विकलांगता है आपके साथ, आप विकलांग कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस लिखेंगे, नो तो नो। अगर यस लिखेंगे तो फिर आपको देना होगा किस तरह के विकलांगता आपके पास है। विजुअली है, लोकोमोटर है, मेंटली है, हेयरिंग है, यानी जो। अगर नो लिख देंगे तो फिर कुछ नहीं। यहाँ कहता है इफ़ यस टिक द रिलेवेंट, है ना। उसके बाद कहता है आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आधार नंबर इसमें डाल देना है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट 12 यहाँ पे भर देना है। उसके बाद कहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिक का किस बोर्ड से आप किए हैं, यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है, यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है, यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स, कितना आपने प्राप्त किया, प्राप्तांक, क्या डिवीज़न था और क्या परसेंटेज था, है ना। ये सारा आपको भरना है। मैट्रिक और वो उसके बाद का इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन, है ना। नोट मैंडेटरी फॉर क्लास 1 to 5 टीचर, यानी लिख दिया है यहाँ ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, नोट मैंडेटरी फॉर क्लास 1 to 5 टीचर। जो 1 to 5 के होंगे उन्हें सिर्फ मैट्रिक और इंटर का ही देना है, और ये मैंडेटरी नहीं है। आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, यानी कि 1 to 5 के शिक्षक के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। आप ग्रेजुएशन का डिटेल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। कहता है पोस्ट ग्रेजुएशन नोट मैंडेटरी फॉर क्लास 1 to 5, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन विच एवर इज एप्लीकेबल, DLED, B.Ed, अदर प्लीज स्पेसिफाई बिलो, यानी कि DLED है तो इसमें आप डिटेल भरेंगे, B.Ed है तो आप इसमें भरेंगे, और कोई अदर है तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद इसका डिटेल भरेंगे। यानी DLED में है नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द स्कूल, रोल कोड, रोल नंबर, है ना, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10, डिवीजन, परसेंटेज, है ना, ये भर देना है। कहता है डिटेल्स ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास्ट अपेयर बाय कैंडिडेट्स विच एवर इज एप्लीकेबल, यानी कि नेम ऑफ द टेस्ट, C.TET, B.TET, S.TET, किस साल आपने पास किया, रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या था, और क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे क्वालिफाइड लिख देंगे, है ना। उसके बाद कहता है क्लास 1 to 5 सब्जेक्ट अपॉइंटेड फॉर लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट 301, यानी कि 1 to 5 के लिए कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके 301 को सेलेक्ट कर देना है। क्लास 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट का है, जिस सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति हुई है वो यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है, आपको इसमें से चूज करना है। 9 to 10 के लिए भी उसी तरह के जितने तरह के सब्जेक्ट हैं, आपको उस सब्जेक्ट में जो आपका है, जिसके लिए आपकी नियुक्ति हुई है, उसमें यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद क्लास 11 12 के लिए भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद कहता है राइट 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर योर अपॉइंटमेंट आफ्टर पासिंग दिस कंपिटेंसी टेस्ट, यानी कि जो आप इस टेस्ट को पास करेंगे तो इसमें जो है वो आपको 3 जिले का ऑप्शन देना है। देखिए चॉइस, फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट, सेकंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट और थर्ड चॉइस डिस्ट्रिक्ट, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद कहता है परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो दोनों सेम ही भरेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये हो जाएगा पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया है, यानी इसी तरह से वेबसाइट पे जो है वो फॉर्म खुलेगा। उसके बाद कहता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद कहता है आई कंफर्म दैट देयर इज नो लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और टीचर अपीलिएट अथॉरिटी अगेंस्ट मी, यानी कि मेरे ऊपर, यानी आपको ये कंफर्म करना है कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन जो है वो टीचर अपीलिएट अथॉरिटी के द्वारा नहीं है। उसके बाद कहता है ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस फॉर्म इज टू कंप्लीट एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, and in case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, it may lead to cancellation of my candidature and BSCB can take legal action against me, यानी ये आपका शपथ है। फिर कहता है डिजिटली साइंड बाय DPO, यानी यहाँ DPO का साइन होगा और सिग्नेचर का कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा इसमें, और ये जो है वो DPO जो है वो यहाँ से करेंगे। इस तरह का जो है वो पूरा परफॉर्मा है और पूरा जो है वो नियमावली जो है वो आज विज्ञप्ति जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो समझने वाला जो है वो यहाँ पे है। ये देखिए
इसमें देख लीजिए आप कि आपके पास इन सभी तरह के प्रमाण पत्र हो और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आप अवश्य बना करके रखेंगे, यानी कि अभी से ही आप अप्लाई कर दें ताकि 3 से 4-5 दिन हफ्ता दिन में जो है वो आपका जो है वो प्रमाण पत्र बन करके आपको उपलब्ध हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इससे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आप चाहते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन का स्कोर अच्छा हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, यानी हम सबको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, यानी कि ज़्यादा कोशिश करना है कि जो वो सही आंसर हो उसे ही हम टिक करें। उसके बाद यहाँ कहता है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि सामान्य कोटि के जो होंगे उन्हें 40%, पिछड़ा वर्ग जो होंगे वो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होंगे वो 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनके लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% और महिला कैंडिडेट के लिए भी 32% जो है वो आरक्षित किए जाएंगे, यानी कि पासिंग क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 32% लाना है। तो सक्षमता परीक्षा के शुल्क भी आप देख लिए, इस तरह से जो है वो परीक्षा देना है। और ये यहाँ पे प्रश्न में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके साथ भाषा और सामान्य अध्ययन और सामान्य विषय, यानी सामान्य विषय में पूरा आपको 1 to 5 को देखना है और सामान्य अध्ययन भी देखना है, लेकिन जो 6 to 8 होंगे जिस विषय में उनकी नियुक्ति होंगे उसी से उनके द्वारा जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, संबंधित विषय से ही पूछे जाएंगे। लेकिन सामान्य विषय यानी कहीं से भी आपके सिलेबस के हिसाब से पूछ सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको थोड़ा सा मेहनत जो है वो अधिक करने की आवश्यकता है। इस तरह का ये विज्ञापन जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि इस विज्ञापन को भी आप देखें और अपनी तैयारी में मन के साथ लग जाएं, और हम भी लग रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।